बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हम पढ़ रहे हैं जी आजकल माशियात बुक 2 और आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 बैनुल-अक़वामी तिजारत और इसका है जी लेसन नंबर 2 और आज हम 3 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। नंबर 1 कुल्ली बरतरी का नज़रिया, बैनुल-अक़वामी तिजारत की कुल्ली बरतरी का नज़रिया। नंबर 2 बैनुल-अक़वामी तिजारत की तकाबली बरतरी का नज़रिया, या इसका दूसरा नाम है तकाबली मसारिफ का नज़रिया। बैनुल-अक़वामी तिजारत के तकाबली मसारिफ का नज़रिया, दो नाम है, तकाबली बरतरी का नज़रिया भी कहते हैं और तकाबली मसारिफ का नज़रिया भी कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ना है जी तिजारत का जदीद नज़रिया, बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया, या इसको हम कहते हैं हिक्सर-ओलन मॉडल। इंशाअल्लाह जी आज हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैनुल-अक़वामी तिजारत के क्लासिकल नज़रियात का मुतालिया करते हैं। ठीक है जी, क्लासिकल नज़रियात का मुतालिया करते हैं। तो क्लासिकल नज़रियात दो हैं जी, एक जो है वो एडम स्मिथ ने पेश किया, क्लासिकल नज़रियात दो हैं जी, एक नज़रिया एडम स्मिथ ने पेश किया जिसे हम कहते हैं कुल्ली बरतरी का नज़रिया, कुल्ली बरतरी का नज़रिया, और दूसरा नज़रिया जो है वो डेविड रिकार्डो ने पेश किया और इसे हम कहते हैं तकाबली बरतरी का नज़रिया। तो ये जो दोनों नज़रियात हैं, ये दोनों नज़रियात कहलाते हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत के क्लासिकल नज़रियात, क्योंकि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो दोनों का तल्लुक़ क्लासिकल मारीने माशियात से। और आपको पता है कि जो एडम स्मिथ है ये बाबाए माशियात भी है और ये क्लासिकल मकतबा फ़िक्र का बानी भी है। ये क्या है जी? क्लासिकल मकतबा फ़िक्र का ये बानी भी है। ठीक है, और डेविड रिकार्डो जो है इसका तल्लुक़ भी क्लासिकल मकतबा फ़िक्र से है। तो एडम स्मिथ ने पेश किया था कुल्ली बरतरी का नज़रिया और डेविड रिकार्डो ने पेश किया था तकाबली बरतरी का नज़रिया, या इसका दूसरा नाम है तकाबली मसारिफ का नज़रिया। तो वन बाय वन इन दोनों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के मफरूज़ात को डिस्कस करते हैं, एडम स्मिथ के और डेविड रिकार्डो के जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के नज़रियात हैं उनके हम सबसे पहले मफरूज़ात को डिस्कस करते हैं। दोनों के मफरूज़ात एक जैसे हैं। ठीक है जी, पहला मफरूज़ा क्या है जी कि इस नज़रिए की बुनियाद मेहनत के नज़रिया कदर पर रखी गई है। इस नज़रिया की बुनियाद मेहनत की कदर के नज़रिए पर रखी गई है। इससे क्या मुराद है जी? इससे मुराद ये है कि जो तुफ़ाइल पैदावार है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, तुफ़ाइल पैदावार जो है क्यू से मुराद क्या है? आउटपुट। आउटपुट जो है इसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ लेबर के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के ऊपर है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो कहते थे कि पैदावार का इन्हिसार सिर्फ मेहनत के ऊपर है, लागत का वाहिद जरिया जो है वो मेहनत है। ठीक है, दूसरे ये कहते थे कि तमाम मजदूर एक जैसी पैदावारी सलाहियतें रखते हैं, एक जैसी पैदावारी सलाहियतें रखते हैं, तमाम मजदूर एक जैसी पैदावारी सलाहियतें रखते हैं। ठीक है जी, ये उनका दूसरा मफरूज़ा था। तीसरा मफरूज़ा है जी कि मंडी में मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है, एशिया की मंडी में और मेहनत की मंडी में मुकम्मल मुकाबले के हालात पाए जाते हैं। चौथा है जी मुकम्मल रोज़गार या कामल रोज़गार की सूरत हाल पाई जाती है, मुल्क के अंदर मुकम्मल रोज़गार है या कामल रोज़गार है। फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है,
तो मुकम्मल रोजगार या कामिल रोजगार के हालात पाए जाते हैं, यानी मुल्क का कोई भी वसीला जो है वो बेकार नहीं पड़ा हुआ, मुल्क के तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और पांचवी बात के पैदावार के ऊपर कानून इस्तकरार हासिल लागू होता है। इस्तकरार हासिल का दूसरा नाम क्या होता है जी? कानून यकसानी हासिल। यकसानी हासिल और कानून यकसानी हासिल या इस्तकरार हासिल का मतलब क्या होता है कि हर अगले मजदूर की जो मुख्तम पैदावार है वो साकन रहेगी। हर अगले मजदूर को जो हम मजदूरों की तादाद में इजाफा करेंगे उनकी मुख्तम पैदावार साकन रहेगी। ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं मुख्तम पैदावार साकन रहेगी या मुख्ततम मसारिफ साकन रहेंगे। जब मुख्तम पैदावार तब्दील नहीं होगी तो फिर मुख्तम मसारिफ भी तब्दील नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, आप एक जुमला छोटा सा याद रख लें कि पैदावार के ऊपर कानून इस्तकरार हासिल या कानून यकसानी हासिल लागू होगा। वैसे हमने कवानीन हासिल पढ़े थे। कवानीन हासिल के 3 मराइल होते हैं। कवानीन हासिल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसके हमने 3 मराइल पढ़े थे। पहला मरहला था तकसीर हासिल का, तकसीर हासिल। दूसरा मरहला था यकसानी हासिल का और तीसरा मरहला था तकलील हासिल का। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो के मुताबिक पैदावार के ऊपर कानून यकसानी हासिल लागू होगा। तो ये था जी पांचवा। छठा हमारा आ जाता है जी नकलो हमल के खर्चात सिफर हैं। नकलो हमल के खर्चात क्या हैं जी? सिफर हैं। यानी पाकिस्तान से अगर आपने माल भेजना है अमेरिका, जो कि दुनिया के दूसरे कोने पे है, तो नकलो हमल का खर्चा कोई खर्चा नहीं आएगा। ठीक है जी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान भेजने के कोई अखराजात नहीं है, नकल हमल के अखराजात सिफर है। मादरत जी, अगला है ये 2x2 का मॉडल है। 2x2 का मतलब, मॉडल का मतलब है कि पहला 2 जो है ये शो करता है 2 ममालिक को, 2 ममालिक, और अगला 2 शो करता है 2 एशिया। यानी ये नजरिया सिर्फ 2 ममालिक और उनके दरमियान 2 एशिया के होने वाली बैन अल-अक़वामी तजारत की वजाहत कर सकता है। अगर 2 ममालिक के दरमियान एशिया 2 की बजाय 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो फिर ये नजरिया इस बात की वजाहत नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं 2x2 का मॉडल। 2 ममालिक और 2 एशिया की तजारत को सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है। अगला है जी अंदरूने मुल्क मेहनत की नकलो हरकत मुमकिन है। नकलो हरकत मुमकिन है। अंदरूने मुल्क मजदूर और सरमाया एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर ऐसा मुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर मेहनत मुकम्मल तौर पर हरकत पजीर है, लेकिन बैन अल-अक़वामी तौर पर मेहनत बिल्कुल हरकत पजीर नहीं। यानी कोई पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकता, कोई अमेरिकन पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो मेहनत अंदरूनी मुल्क मुकम्मल तौर पर हरकत पजीर है, लेकिन बैरूनी मुल्क बिल्कुल तौर पर हरकत पजीर नहीं है। आगे है जी नंबर 9 आज़ादाना तजारत। तजारत आज़ादाना होती है, किसी तरह का कोई कोटा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है किसी हुकूमत की तरफ से, और ना ही कोई कस्टम ड्यूटी लगी हुई है। तो तजारत मुकम्मल तौर पर आज़ादाना हो रही है। तो ये थे जी मफरूज़ात। अब आते हैं हम नज़रिए की तरफ। सबसे पहले हम कुल्ली बरतरी के नज़रिए को पढ़ेंगे। कुल्ली बरतरी के नज़रिए की तारीफ क्या है जी? इसकी तारीफ क्या है? एडम स्मिथ कहता था कि हर मुल्क वो शय पैदा करे, हर मुल्क सिर्फ वो शय पैदा करे, वो शय पैदा करे जिसमें उसे कुल्ली बरतरी हासिल है, कुल्ली बरतरी हासिल है। और जिस शय में उसे कुल्ली बरतरी हासिल है, जिस शय में उसे कुल्ली बरतरी हासिल है,
बरतरी हासिल है उस शय में तखसीस कार हासिल करे, तखसीस कार हासिल करे। तखसीस कार हासिल करे और इस शय को बरामद करे, और इस शय को बरामद करे। बरामद का मतलब क्या है? दूसरे मुल्कों को भेजे, बरामद करे। ठीक है जी। तो तारीफ क्या है जी? हर मुल्क सिर्फ वो शय पैदा करे जिसमें उसे कुल्ली बरतरी हासिल है, कुल्ली बरतरी हासिल है, और जिस शय में उसे कुल्ली बरतरी हासिल है उस शय में तखसीस कार हासिल करे और फिर उस शय को बरामद करे। और कुल्ली बरतरी का मतलब क्या है? कुल्ली बरतरी का मतलब है कि वो शय वो अपने मुल्क में सस्ती तरीन पैदा करे, वो शय वो सस्ती तरीन पैदा करे, सस्ती तरीन पैदा करे। तो जो शय वो अपने मुल्क में सस्ती तरीन पैदा कर सकता है उसमें उसे कुल्ली बरतरी हासिल होगी। अब आते हैं जिस तारीफ की को देखते हुए कि हमने ये टेबल दिया हुआ है दो मुल्क हमने लिए हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और दो एशिया लिए हैं, चावल और चीनी। ठीक है, दोनों के पास दो दो मजदूर हैं, मेहनत की दोनों के पास दो इकाइयां हैं। मेहनत की कितनी इकाइयां हैं जी? दो इकाइयां हैं दोनों ममालिक के पास। उन दो इकाइयों से पाकिस्तान या तो 20 मन चावल बना सकता है या 10 मन चीनी बना सकता है। ठीक है जी, 20 मन चावल बना सकता है और 10 मन चीनी बना सकता है। और भारत क्या कर सकता है जी? भारत इसके उलट कर सकता है। भारत जो है इन दो इकाइयों को इस्तेमाल करते हुए 10 मन चावल बना सकता है या 20 मन चीनी बना सकता है। तो अगर इस टेबल को हम देखें, चावल कौन ज्यादा बना रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान 20 मन बना रहा है और भारत 10 मन बना रहा है। 20 ज्यादा है 10 मन से, तो लिहाजा पाकिस्तान को कुल्ली बरतरी किस में हासिल है? चावल बनाने में हासिल है। तो लिहाजा पाकिस्तान को क्या बनाना चाहिए? सिर्फ चावल बनाने चाहिए, चावल पैदा करने चाहिए, और चावलों में तखसीस कार यानी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान को चावल बरामद करने चाहिए। क्या बरामद करना चाहिए? पाकिस्तान को चावल बरामद करने चाहिए। ठीक है। और अगर इंडिया को देखें तो चीनी में क्या है? चीनी में पाकिस्तान सिर्फ 10 इकाइयां पैदा कर रहा है चीनी की, जबकि भारत 20 कर रहा है, यानी 10 कम है 20 से। इसका मतलब है भारत को क्या पैदा करना चाहिए? सिर्फ चीनी पैदा करनी चाहिए। तो भारत को सिर्फ चीनी पैदा करनी चाहिए और पाकिस्तान को सिर्फ चावल पैदा करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को चावल में कुल्ली बरतरी हासिल है। पाकिस्तान को चावल में कुल्ली बरतरी हासिल है और इंडिया को चीनी में कुल्ली बरतरी हासिल है। तो लिहाजा पाकिस्तान चावल पैदा करके बरामद करे और इंडिया जो है वो चीनी पैदा करके बरामद करे। तो इस तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे से, पाकिस्तान इंडिया को चावल दे और इंडिया पाकिस्तान को चीनी दे। तो इस तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत करेंगे और फायदे में रहेंगे। अब देखते हैं कि ये फायदा कैसे हासिल होगा। अगर दोनों ममालिक तजारत ना करें तो दोनों ममालिक क्या करेंगे जी? चावल भी पैदा करेंगे और चीनी भी पैदा करेंगे, और भारत भी चावल भी पैदा करेगा और चीनी भी पैदा करेगा। लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए सिर्फ चावल पैदा, और इंडिया को करना चाहिए सिर्फ चीनी पैदा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको चीनी में कुल्ली बरतरी हासिल है। अब हम कहते हैं कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये एडम स्मिथ के असूल पर अमल करते हैं और अपनी अपनी जिस शहर में उन्हें कुल्ली बरतरी हासिल है उसमें तखसीस हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान ने चावल में तखसीस हासिल करनी है, पाकिस्तान ने सिर्फ चावल बनाना है मेहनत की दो इकाइयों से। एक इकाइयों से बना रहा था 20 मन, तो दो इकाइयों से हो जाएगा डबल 40 मन। तो पाकिस्तान चावल बनाएगा 40 मन। और चीनी, पाकिस्तान अब चीनी नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों मजदूर यहाँ पे चावल बनाने में लगा दिए हैं। इंडिया क्या करेगा जी? इंडिया को अब सिर्फ चीनी बनानी है, वो चावल नहीं बना सकता। उसने चावल वाली इकाई भी उठा के चीनी में लगा दी। चीनी पहले एक इकाई से बना रहा था 20 मन, अब जब दो इकाइयां लगाएगा तो ये डबल होकर कितनी हो जाएगी? 40 मन।
तो अब देखें मजमुई पैदावारें कितनी हो गई हैं जी। दोनों मुल्कों की मजमुई पैदावारों को जमा करें, 40 मन चावल और 40 मन चीनी। और जब वो तिजारत नहीं करते थे तो तब क्या था, 30 मन चावल था और 30 मन चीनी थी। तो आपने देखा कि अगर दोनों ममालिक एडम स्मिथ के नज़रिए पर अमल करें तो मजमुई पैदावारें बढ़ जाती हैं, दोनों की मजमुई पैदावारें पहले से बढ़ जाती हैं। और जब मजमुई पैदावार बढ़ रही है तो इसका मतलब है दोनों मुल्क फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लिहाजा दोनों मुल्कों को एडम स्मिथ के नज़रिए पर अमल करते हुए एक एक शय में, जिनमें से जिस शय में उन्हें कुल्ली बरतरी हासिल है उस शय में उन्हें तखसीस कार हासिल करनी है और सिर्फ वही शय पैदा करनी है और पैदा करके उस शय को बरामद करना है दूसरे मुल्क को। तो ये हो गया जी हमारा, यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया कुल्ली बरतरी का नज़रिया। अब बीच में एक नया सवाल आता है कि अगर खुदा ना खास्ता भारत को दोनों एशिया में कुल्ली बरतरी हासिल हो जाए, भारत को दोनों एशिया में कुल्ली बरतरी हासिल हो जाए, फिर क्या होगा? क्या फिर तिजारत मुमकिन होगी? तो जो एडम स्मिथ का मॉडल है यहाँ पे आके वो नाकाम हो जाता है, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो डेविड रिकार्डो का मॉडल है तकाबली बरतरी का नज़रिया, वो आगे बढ़ता है और वो सवाल का जवाब देता है कि अगर भारत को दोनों एशिया में कुल्ली बरतरी हो या पाकिस्तान को दोनों एशिया में कुल्ली बरतरी हो तो फिर भी तिजारत मुमकिन है। अब इस बात का जवाब कौन सा नज़रिया देगा जी? तकाबली बरतरी का नज़रिया देगा। कुल्ली बरतरी का नज़रिया यहाँ पर आकर इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। तो अब हम देखेंगे कुल्ली बरतरी के नज़रिए की बजाय तकाबली बरतरी के नज़रिए से क्या मुराद है, क्योंकि कुल्ली बरतरी का नज़रिया हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो तकाबली बरतरी का नज़रिया बैनुल अक़वामी तिजारत का, बैनुल अक़वामी तिजारत का कुल्ली बरतरी का नज़रिया पेश किया था डेविड रिकार्डो ने। इसने क्या तारीफ की थी जी? इसने क्या तारीफ पेश की थी? इसने कहा था कि अगर किसी मुल्क में दो एशिया को पैदा करने के मसारफे मेहनत कम हो, मसारफे मेहनत कम हो और दूसरे मुल्क में उन दोनों एशिया को पैदा करने के मसारफे मेहनत ज़्यादा हों, एक मुल्क में दोनों चीज़ें सस्ती पैदा हो रही हैं और दूसरे मुल्क में दोनों चीज़ें महंगी पैदा हो रही हैं, तो पहला मुल्क वो शय पैदा करे जिसमें उसे तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल है, जिसमें उसे तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल है, और दूसरा मुल्क वो शय पैदा करे जिसमें उसे तकाबली कमतरी कम हासिल है। ठीक है जी। अगर एक मुल्क दोनों चीज़ें महंगी पैदा कर रहा है और दूसरा मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती पैदा कर रहा है, तो जो मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती पैदा कर रहा है, जहाँ पे मसारफे मेहनत कम है, वो क्या करे? तकाबली बरतरी वाली शय पैदा करे, और जो मुल्क दोनों चीज़ें महंगी पैदा कर रहा है वो तकाबली कमतरी वाली शय पैदा करे। अब इस नज़रिए को बयान करने से पहले हमें मुतबादल मसारिफ के बारे में मालूम होना चाहिए कि मुतबादल मसारिफ से क्या मुराद है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कास्ट को। मुतबादल मसारिफ का क्या मतलब होता है कि एक शय की, किसी एक शय की एक मज़ीद इकाई हासिल करने के लिए, एक मज़ीद इकाई हासिल करने के लिए दूसरी शय की कितनी इकाइयाँ हम छोड़ दें, इसे हम कहते हैं मुतबादल मसारिफ। तो अब हम तकाबली बरतरी को समझते हैं जी। पहले एक आसान सी मिसाल से हम मिसाल ले लेते हैं डॉक्टर और डिस्पेंसर की, डॉक्टर और डिस्पेंसर की। अब जो डॉक्टर होता है वो एक अच्छा डिस्पेंसर भी हो सकता है, यानी वो मरीजों को भी चेक करे और फिर इसी मरीज को उठ के वो दवाई भी दे। तो डॉक्टर एक बेहतरीन डिस्पेंसर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसर का काम नहीं करता। डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसर का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे बतौर डॉक्टर उसका मुआवजा ज़्यादा है, बतौर डॉक्टर उसका मुआवजा ज़्यादा है, यानी यहाँ पे उसको फ़ायदा ज़्यादा है, यहाँ पे उसका अफादा ज़्यादा है, अफादा ज़्यादा है। और यहाँ पे क्योंकि उसका मुआवजा कम है, बतौर डिस्पेंसर मुआवजा कम है, अगर वो बतौर डिस्पेंसर भी काम करना शुरू कर दे तो ये जो ज़्यादा मुआवजे वाला काम है ये रह जाएगा। तो वो क्या करता है? डिस्पेंसर का काम खुद नहीं करता और अपनी जगह बंदा रख लेता है। तो वो देख रहा है कि मेरी तकाबली बरतरी किस में है? मेरी तकाबली बरतरी बतौर डॉक्टर है।
तो वो बतौर डॉक्टर काम करता है, तो बतौर डिस्पेंसर वो काम नहीं करता, क्योंकि डिस्पेंसर से उसको ज़्यादा मुआवजा मिलता है। ठीक है, यही काम मुल्क करते हैं कि जिस शय में उन्हें तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल होती है, वो शय वो मुल्क पैदा करेगा। अब आते हैं जी, वो जो नया मंजरनामा हमने कहा था कि भारत को दोनों एशिया की पैदावार में कुल्ली बरतरी हासिल है। भारत को दोनों एशिया की पैदावार में कुल्ली बरतरी हासिल है। अब कैसे कुल्ली बरतरी हासिल है जी, हम एक नया टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक, ये आपके सामने यहाँ पे एक नया टेबल बना हुआ है। इसमें भी पाकिस्तान है और इंडिया है, चीनी है और चावल है। अब देखें, पाकिस्तान चीनी बना रहा है मेहनत की 2 इकाइयों से। मेहनत की दोनों ममालिक के पास दो दो इकाइयां हैं। मेहनत की कितनी इकाइयां हैं जी? 2 इकाइयां। पाकिस्तान मेहनत की 2 इकाइयां लगा के 8 क्विंटल चीनी बना सकता है और 12 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है। जबकि अगर भारत को देखें तो भारत मेहनत की 2 इकाइयां लगा के 10 क्विंटल चीनी बनाएगा और 20 क्विंटल चावल बनाएगा। तो अगर आप देखें तो भारत पाकिस्तान से चीनी भी ज्यादा बना रहा है। पाकिस्तान 8 क्विंटल बना रहा है, इंडिया 10 बना रहा है। पाकिस्तान चावल 12 क्विंटल बना पैदा कर रहा है, इंडिया 20 क्विंटल। तो इंडिया को दोनों एशिया की पैदाइश में कुल्ली बरतरी हासिल हो गई है। ठीक है, अब देखना यह है कि अब तजारत होगी कि नहीं। अब यहाँ पे डेविड रिकार्डो का नजरिया तकाबली मसारिफ की मदद से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि दोनों के दरमियान तजारत होगी कि नहीं। और डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था कि हर मुल्क उस शय को पैदा करे जिसमें उसकी तकाबली बरतरी ज्यादा हो, तकाबली बरतरी ज्यादा हो, या उस शय को पैदा करे जिसमें तकाबली कमतरी कम हो। अब ये पॉइंट हम समझते हैं। अब तकाबली बरतरी और तकाबली कमतरी के लिए हम क्या करते हैं जी, चीनी और चावल के दरमियान शरह तबादला मालूम करते हैं। चीनी और चावल के दरमियान शरह तबादला कैसे मालूम करते हैं जी, कि चीनी कितनी है जी? 8 इकाइयां चीनी की पाकिस्तान बना रहा है, और चावल कितनी बना रहा है? 12 इकाइयां। अब यहाँ 8 की जगह हम 1 लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइडों को 8 से तकसीम कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा जी, ये 8 से कट के आंसर आ जाएगा 1, और 8 को जब 12 से काटेंगे तो ये जवाब आएगा 1.5। इसका मतलब है कि पाकिस्तान चीनी के 1 यूनिट के बदले में चावल के 1.5 यूनिट पैदा कर सकता है। पाकिस्तान में चीनी और चावल के दरमियान जो रेशो है वो है 1:1.5। पाकिस्तान 1 इकाई चीनी के बदले में 1.5 इकाइयां चावल पैदा कर सकता है। अब आते हैं जी, इंडिया की रेशो निकालते हैं चीनी और चावल की। चीनी को पहले लिखेंगे, चीनी कितनी है जी? 10, और चावल था 20। अब 10 की जगह हमने 1 बनाना है, तो दोनों साइडों को 10 से डिवाइड करेंगे, तो जवाब क्या आएगा? यहाँ पे तो 10 से कट के ये जवाब हो जाएगा 1 रेशो, यहाँ पे क्या आएगा? 10 टू ज़ 20, 1:2। 1:2 का मतलब है कि इंडिया 1 इकाई चीनी के बदले में 2 इकाइयां चावल पैदा कर रहा है। अब देखें, पाकिस्तान चावल कम पैदा कर रहा है। पाकिस्तान चीनी की 1 इकाई के बदले में चावल की सिर्फ 1.5 इकाइयां पैदा कर रहा है, और इंडिया कर रहा है 1 इकाई चीनी के बदले में 2 इकाइयां चावल की। इसका मतलब है इंडिया को चावल में ज्यादा बरतरी हासिल है। ठीक है, पाकिस्तान 1 इकाई के बदले में 1.5 इकाइयां चावल पैदा करेगा, जबकि इंडिया 1 इकाई चीनी के बदले में 2 इकाइयां। तो इंडिया को चावलों में ज्यादा बरतरी हासिल है, तकाबली बरतरी उसकी चावलों में ज्यादा है। तो इंडिया ने क्या बनाने हैं जी? इंडिया ने सिर्फ चावल बनाने हैं, क्योंकि चावलों में उसकी तकाबली बरतरी ज्यादा है, तकाबली बरतरी ज्यादा है। तो इंडिया जब चावल बनाएगा तो फिर पाकिस्तान को क्या बनाना चाहिए? पाकिस्तान को चीनी बनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीनी है, चीनी में पाकिस्तान की तकाबली कमतरी कम है। तो यहाँ पे बात आकर ये हमारे सामने आ गई कि पाकिस्तान को चीनी की पैदावार में और भारत को चावल की पैदावार में तकाबली बरतरी हासिल है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं
कि बैनुल-अक़वामी तिजारत से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, बैनुल-अक़वामी तिजारत से फ़ायदा कैसे होगा। अगर तिजारत ना हो तो पाकिस्तान क्या बना रहा था जी? पाकिस्तान बना रहा था 12 क्विंटल चावल और 8 क्विंटल चीनी, और इंडिया बना रहा था 20 क्विंटल चावल और 10 क्विंटल चीनी। तो चावल को अगर हम जमा करें तो मजमूई पैदावार चावल की आएगी 32 क्विंटल, और अगर 8 और 10 को जमा करें तो मजमूई चीनी आएगी 18 क्विंटल। तो तिजारत अगर ना करें, दोनों ममालिक अपने अपने मुल्क में दोनों चीज़ें पैदा करें, तो कुल चावल पैदा होगा 32 क्विंटल और चीनी पैदा होगी 18 क्विंटल। अब आ जाते हैं जी कि तिजारत शुरू हो जाती है, हर मुल्क तखसीस कार हासिल करता है। पाकिस्तान किस में तखसीस कार हासिल करता है जी? पाकिस्तान ने सिर्फ चीनी पैदा करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीनी में कम कमतरी हासिल है और इंडिया को चावलों में ज़्यादा बरतरी हासिल है। तो पाकिस्तान ने क्या करना है, सिर्फ चीनी बनानी है। तो पहले पाकिस्तान चीनी पैदा कर रहा था 8 इकाइयाँ, ठीक है, 1 इकाई लगा रहा था चीनी बनाने पे और 1 इकाई लगा रहा था चावल बनाने पे। अब दोनों इकाइयाँ जब वो लगाएगा चीनी बनाने में, तो चीनी 8 से डबल होकर कितनी हो जाएगी? 16 इकाइयाँ। इसी तरह से इंडिया ने सिर्फ अब चावल पैदा करने हैं। वो पहले चावल पैदा कर रहा था 20 क्विंटल, तो अब ये चावल बढ़कर कितने हो जाएंगे? 40 क्विंटल। तो पाकिस्तान सिर्फ चीनी पैदा करेगा और चावल नहीं पैदा करेगा, और इंडिया जो है वो चीनी नहीं पैदा करेगा और सिर्फ चावल पैदा करेगा। तो मजमूई पैदावारें चावल की कितनी होंगी जी? पाकिस्तान ने तो चावल पैदा ही नहीं करने, तो मजमूई चावल आ जाएंगे 40 क्विंटल और मजमूई चीनी आ जाएगी जी, इन दोनों को जमा करेंगे, इंडिया ने तो चीनी बनानी नहीं है, तो 16 क्विंटल। आप देखें इस मजमूई पैदावार को इस साबका मजमूई पैदावार से कंपेयर करें, तो 32 क्विंटल की बजाय अब 40 क्विंटल चावल पैदा होगा। यानी कितना चावल ज्यादा पैदा होगा जी? ज्यादा पैदावार कितनी होगी? ज्यादा पैदावार होगी चावल की, और वो कितनी है जी? 8 क्विंटल, ठीक है। और चीनी अलबत्ता कम पैदा होगी। कम पैदावार किसकी होगी जी? कम पैदावार होगी चीनी की। कितनी कम होगी जी? सिर्फ 2 क्विंटल। पहले 18 थी, अब 16 होगी। तो आप देखें चावल बहरहाल 8 जो है ये 2 से ज्यादा है, तो कमी जो है वो इजाफा ज्यादा और कमी कम है। तो लिहाजा मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारत में फायदा होगा दोनों ममालिक को, कि मजमूई तौर पे अगर हम ये यहाँ से 2 चीनी और 2 चावल को माइनस भी कर दें तो 6 क्विंटल चावल एक्स्ट्रा पैदा होगा तिजारत की वजह से, और इनमें से कुछ इंडिया रख लेगा और कुछ वो पाकिस्तान को दे देगा। तो लिहाजा दोनों ममालिक में चावल के कंजम्पशन में इजाफा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम बयान करेंगे जी, इसी फायदे को, ये जो गेन हम उसने ट्रेड से हासिल किया है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ की मदद से। हम पाकिस्तान को लेते हैं जी और इंडिया को लेते हैं, दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, और ये जो दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए हम पैदावार के इम्कानी खतूत का इस्तेमाल करेंगे। पैदावार के इम्कानी खतूत का, पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, पीपीसी। पैदावार का इम्कानी खत क्या होता है जी? किसी मुल्क का पैदावार का इम्कानी खत जो है उस मुल्क की मजमूई पैदावारी कुव्वत को शो करता है कि वो मुल्क मजमूई तौर पे क्या पैदा कर सकता है। मसलन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान क्या पैदा कर सकता है जी? 8 क्विंटल चीनी, पाकिस्तान क्या पैदा कर सकता है? 8 क्विंटल चीनी या 12 क्विंटल चावल। तो अब हम देखते हैं जी, एक्स मैवर पे हमने चीनी की पैमाइश की है, वाई मैवर पे चावल की है। तो पाकिस्तान का पीपीसी कैसे बनेगा? एक्स मैवर पे ये आ जाएगा 8 इकाइयाँ। 8 इकाइयाँ हमने क्या बनानी है? चीनी। और 12 इकाइयाँ हमने बनाने हैं चावल। ये आ जाएगा पॉइंट हमारा दूसरा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, डीई। तो ये जो डीई है जो, ये पाकिस्तान का पीपीसी है। ये क्या है जी? ये पाकिस्तान का पीपीसी है, पाकिस्तान की पैदावार का इम्कानी खाता है, ठीक है। डी पाकिस्तान की पैदावार का इम्कानी खाता है। अब आते हैं जी इसी तरह से ये वाला,
DE, ठीक है। अब इसी तरह से आते हैं भारत में। भारत ने क्या पैदा करना था जी? 10 क्विंटल चीनी और 20 क्विंटल चावल। तो चीनी की तरफ आते हैं जी। ये 10 क्विंटल चीनी, ये आ गया जी 10 क्विंटल चीनी बनानी है, और यहाँ पे आ गया 20 क्विंटल चावल। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे ए बी। तो ये जो ए बी आया है, ये जो ए बी खत आ गया, ये भारत का क्या है जी? पीपीसी है। इंडिया के लिए पैदावार का इम्कानी खत है। आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी खत है और जो डी खत है, इनके झुकाव मुख्तलिफ हैं। तो इनके ये जो झुकाव मुख्तलिफ हैं, ये इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन ममालिक के दरमियान चावल और चीनी की जो निस्बती कीमतें हैं, उनमें फ़र्क पाया जा रहा है। और ये जो निस्बती कीमतों में फ़र्क है, यही तजारत की बुनियाद बन रहा है। अब आते हैं जी तिजारत के बाद क्या था। तिजारत के बाद पाकिस्तान ने क्या बनाना था? पाकिस्तान ने सिर्फ चीनी पैदा करनी थी, और पाकिस्तान ने चीनी कितनी पैदा की थी? 16 क्विंटल। और भारत ने सिर्फ और सिर्फ चावल बनाना था, और चावल बनाया था भारत ने 40 क्विंटल। तो दोनों के नए पीपीसी बनाते हैं जी तिजारत के बाद, ठीक है। तिजारत के बाद नए पीपीसी बनाते हैं। अब आ जाते हैं जी, पाकिस्तान ने सिर्फ क्या करना है जी? 16 क्विंटल पाकिस्तान ने चीनी पैदा करनी है। तो पहले पाकिस्तान चीनी पैदा कर रहा था 8 क्विंटल, अब यहां से बढ़कर ये आ गया नया पॉइंट 16 क्विंटल। तो ये डी को ई एफ से जोड़ देंगे। तो ये जो डी एफ है, ये पाकिस्तान का नया पीपीसी है। पाकिस्तान का नया पीपीसी है, जो तिजारत के बाद मार्दे वजूद में आएगा, ठीक है। आप इसी तरह से इंडिया का नया पीपीसी बनाते हैं जी। इंडिया का नया पीपीसी कैसे आएगा कि इंडिया ने क्या करना है? इंडिया ने सिर्फ अब 40 क्विंटल चावल बनाने हैं। तो 20 की बजाय कितने बनाएगा जी? 40। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। तो बी को सी से मिलाएंगे, तो ये जो बी सी है, ये भारत का नया पीपीसी है, नया पैदावार का इम्कानी खाता है, जो तिजारत के बाद मार्दे वजूद में आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो रकबा आ जाता है, रकबा ए बी सी, रकबा ए बी सी, ये वाला जो रकबा है, ये वाला रकबा जो है, ये शो कर रहा है तिजारत में भारत का गेन, कि भारत तिजारत में क्या मुनाफा हासिल करेगा। ये रकबा भारत के मुनाफे को शो करता है। और इसी तरह से रकबा डी ई एफ, रकबा डी ई एफ, ये वाला जो रकबा है, ये पाकिस्तान की तिजारत में मुनाफे को शो करता है। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री की मदद से जो तकाबली बरतरी का नज़रिया है, उसकी हमने वजाहत कर दी। अब आते हैं जी हम इस नज़रिए की किसकी तरफ आते हैं जी? इस नज़रिए की तनकीद की तरफ आते हैं जी, ठीक है। इस नज़रिए की खामियां बयान करते हैं जी, खामियां बयान करते हैं जी। तनकीद या खामियां, किसके नज़रिए की खामियां जी? दोनों की, कुल्ली बरतरी के और तकाबली बरतरी के, तकाबली बरतरी के नज़रिया की खामियां। तो खामियां जो हैं, जैसे कि आपको कई दफ़ा बताया जा चुका है कि जो खामियां होती हैं वो मफरूज़ात ही से अखज़ की जाती हैं। मसलन पहला मफरूज़ा था कि पैदावार का इन्हिसार सिर्फ मेहनत के ऊपर है, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एल है। लेकिन आपको पता है कि अमलीन पैदाइश तो 4 हैं, सिर्फ मेहनत नहीं है, सरमाया भी है, ज़मीन भी है, तंजीम भी है। तो लिहाजा पहली तनकीद ये है कि ज़मीन और सरमाया भी अहम पैदावारी अवामिल हैं, जिनको यहाँ पे उन्होंने पैदावार में शामिल नहीं किया। दूसरी तनकीद क्या है जी? हमने कहा था, फ़र्ज किया था कि मज़दूरों की सदात कार, तमाम मज़दूरों की सदात कार, काम करने की सलाहियत एक जैसी है। लेकिन आप जानते हैं कि अमली तौर पर हर मज़दूर की सदात कार दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तीसरा है जी
हमने इस नज़रिए में सिर्फ पैदावारी लागत को मद्देनज़र रखा, सिर्फ पैदावारी लागत को मद्देनज़र रखा। तो लिहाजा माहिरीन माशियात कहते हैं कि ये जो कुल्ली बढ़तरी और तकाबली बढ़तरी का नज़रिया है, ये सिर्फ रसद का नज़रिया है, क्योंकि पैदावार का ताल्लुक रसद से होता है, जबकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में तलब के साथ रसद के साथ साथ तलब के पहलू को भी जायज़ा लेना होता है। तो ये नज़रिया तलब के पहलू को बयान करने से कासिर रहा है। उसके बाद है जी, हमने फ़र्ज़ किया था कि मंडियों में मेहनत और सरमाए की मंडियों में मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि आजकल दुनिया में कहीं भी मुकम्मल मुकाबला नहीं पाया जाता, बल्कि इजारादारियाँ और इजारादाराना मुकाबला जो है वो पाए जाते हैं। अगली खामी ये है कि हमने कहा था कि नकलो हमल के खर्चात सिफर हैं, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में नकलो हमल के खर्चात कभी भी सिफर नहीं हो सकते। हमने कहा था कि तिजारत आज़ादाना होती है, लेकिन अमली तौर पे आजकल की दुनिया जो है वो कभी भी तिजारत आज़ादाना नहीं होती। कोटा मुकर्रर होता है, तिजारती पाबंदियाँ हुकूमत लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर आज की दुनिया में तिजारत आज़ादाना मुमकिन नहीं। फिर हमने कहा था कि ये नज़रिया 2x2 का मॉडल है, 2x2 का मॉडल है, यानी दो ममालिक और दो अशिया को बयान कर सकता है। लेकिन अमली ज़िंदगी में तो कई ममालिक आपस में हज़ारों चीज़ों की तजारत करते हैं, तो लिहाजा ये नज़रिया हज़ारों अशिया की तजारत को बयान करने से कासिर है। फिर हमने कहा था पैदावार पे कानून इस्तक़रार हासिल लागू होगा, लेकिन आपको पता है पैदावार पे सबसे पहले तो कानून तकसीर हासिल लागू होता है। तो पैदावार पे कानून तकसीर हासिल भी लागू हो सकता है, तकलील हासिल भी लागू हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस्तक़रार हासिल लागू हो। ठीक है। उसके बाद अगला है जी, हमने कहा था कि मुकम्मल रोज़गार के हालात हैं, मुल्क में कामिल रोज़गार के हालात हैं, लेकिन किसी भी मईशत में आजकल के ज़माने में कामिल रोज़गार हासिल करना नहायत ही मुश्किल मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे आके हमारा ये दोनों नज़रियात मुकम्मल हो गए। कुल्ली बढ़तरी का नज़रिया भी मुकम्मल हो गया और तकाबली बढ़तरी का नज़रिया भी मुकम्मल हो गया। आज हम अपने आखिरी नज़रिया बयान करेंगे और वो है बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया, या इसको हम कहते हैं हिक्सर-ओहलन मॉडल। तो हिक्सर और ओहलन दोनों जो हैं ये स्वीडिश माहिरीन माशियात थे। दोनों का तल्लुक स्वीडन के साथ था और इन्होंने एक नई बात कही। इन्होंने कहा कि हर मुल्क में अमलीन पैदाइश में फ़र्क पाया जाता है। अमलीन पैदाइश में फ़र्क से क्या मुराद है जी? फ़र्क से मुराद ये है कि किसी मुल्क में मेहनत की बहुतात होगी और किसी मुल्क में सरमाए की बहुतात होगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनमें क्या है, इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इन ममालिक में मेहनत की बहुतात है। लेकिन अगर हम देखें जापान, अमेरिका, जर्मनी, ये जो ममालिक हैं यहाँ पे सरमाए की बहुतात है, इन ममालिक के पास सरमाया कसरत में है। तो लिहाजा ये दोनों माहिरीन माशियात कहते थे कि जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हर मुल्क में अमलीन पैदाइश में फ़र्क पाया जाता है। किसी मुल्क में मेहनत ज़्यादा होगी, किसी में सरमाया ज़्यादा होगा। जब अमलीन पैदाइश में फ़र्क पाया जाता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि पैदावारी लागत में फ़र्क हो जाएगा, पैदावारी लागत में फ़र्क पैदा हो जाएगा। और जब पैदावारी लागत में फ़र्क पैदा होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में कीमतों में भी फ़र्क आ जाएगा। पाकिस्तान में वो चीज़ें सस्ती होंगी जिनमें मेहनत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और अमेरिका में वो चीज़ें सस्ती होंगी जिनमें सरमाया ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अमलीन पैदाइश में फ़र्क की वजह से नंबर 1 पैदावारी लागत तब्दील होगी और नंबर 2 फिर कीमतों में फ़र्क आ जाएगा। हर मुल्क में मुख्तलिफ शय की मुख्तलिफ कीमतें होंगी, और ये जो मुख्तलिफ अशिया की जो मुख्तलिफ कीमतें हैं, इसी की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारत मार्ज़े वजूद में आएगी। अब ये जो मॉडल है, जदीद नज़रिया जो है,
इसकी बुनियाद जो है वो दो नज़रियात पे है। इस नज़रिए की जो बुनियाद है वो दो बातों पर है। पहली बात क्या है जी, मुख्तलिफ इशिया को पैदा करने के लिए, मुख्तलिफ इशिया को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश दरकार है, जैसे गंदम, चावल, जहाज। आप देखें, जहाज को पैदा करने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, सरमाया। चावल को पैदा करने के लिए और गंदम को पैदा करने के लिए ज्यादा चीज क्या चाहिए, मेहनत। तो मुख्तलिफ इशिया को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश पाए जाते हैं, यानी किसी मुल्क में मेहनत ज़्यादा होगी और किसी मुल्क में सरमाए की बहुतात होगी। तो ये दो बुनियादी स्तून हैं जिन पर हिक्शर और ओलन का नज़रिया खड़ा है। नंबर एक, मुख्तलिफ इशिया को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश की ज़रूरत है। नंबर दो, कि हर मुल्क में मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश की बहुतात होगी, किसी मुल्क में मेहनत ज़्यादा होगी और किसी मुल्क में सरमाया ज़्यादा होगा। अब तिजारत कैसे मार्दे वजूद में आएगी, तिजारत क्यों कर वजूद में आती है, इस सवाल का जवाब जो है इन्होंने कैसे दिया। इस सवाल का जवाब एडम स्मिथ ने कैसे दिया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि इसका जवाब है कुल्ली बरतरी। इसका जवाब है कुल्ली बरतरी। तिजारत क्यों जन्म लेती है कि एक मुल्क को किसी शय की पैदावार में कुल्ली बरतरी हासिल होती है। रिकार्डो ने सवाल का जवाब क्या दिया था, रिकार्डो ने कहा था कि किसी मुल्क को अगर तकाबली बरतरी हासिल है तो लिहाजा बैन अवी तिजारत होगी। अब हम इसी सवाल का जवाब कि तिजारत कैसे जन्म लेगी, इसका जवाब हम लेते हैं हिक्शर और ओलन से। हिक्शर और ओलन से कि वो इसका सवाल का क्या जवाब देते हैं। वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, ए से, पॉइंट ए पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी किसी मुल्क में किसी खास आमले पैदाइश, किसी खास आमले पैदाइश की वाफर मिकदार होगी, या मेहनत वाफर होगी या सरमाया वाफर होगा। ठीक है, जो आमले पैदाइश वाफर मिकदार में होगा उसका मुआवजा भी कम होगा। उसका मुआवजा भी क्या होगा, कम। ए से बी पॉइंट में आ जाएंगे। बी पॉइंट क्या है, अगर आमले पैदाइश वाफर मिकदार में है, बहुतात में है, कसरत में है, तो उसका मुआवजा भी कम होगा। अगर उसका मुआवजा कम है तो फिर इसी सस्ते आमले पैदाइश को इस्तेमाल किया जाएगा। आजरीन इसी सस्ते आमले पैदाइश को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके इशिया पैदा करेंगे, तो इशिया की लागत भी कम होगी। इशिया की लागत भी क्या होगी, कम लागत पे वो इशिया तैयार कर लेंगे। ये आ गया सी पॉइंट। हम सी पॉइंट पे पहुंच गए। जब इशिया कम लागत में तैयार होंगी तो नतीजे के तौर पे क्या होगा, वो जो कम कीमत की इशियाएं, उनकी वजह से बैनुल अक़वामी तिजारत मार्दे वजूद में आएगी। उनकी वजह से बैनुल अक़वामी तिजारत मार्दे वजूद में आएगी, यानी उन इशिया को बरामद किया जाएगा। उन इशिया को बरामद किया जाएगा। ये आ गया पॉइंट डी, उन इशिया को बरामद किया जाएगा। किन इशिया को बरामद किया जाएगा, उन इशिया को बरामद किया जाएगा जिनमें वो आमले पैदाइश पाया जाता है उस मुल्क में जो वाफर मिकदार में है। तो लिहाजा आमले पैदाइश, हर मुल्क में जो आमले पैदाइश मुख्तलिफ पाए जाते हैं बहुतात में, उसकी वजह से तिजारत जन्म लेती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक मुल्क है, उसमें मेहनत की बहुतात है। उसमें किसकी बहुतात है जी, मेहनत की बहुतात है। मेहनत की बहुतात है, मेहनत कसरत से पाई जाती है। और एक मुल्क ऐसा है जिसमें सरमाए की बहुतात है, सरमाया कसरत से पाया जा रहा है। तो जिसमें मेहनत की बहुतात है उसमें कौन सा तरीका पैदाइश इख्तियार करना चाहिए जी, उसमें हमें जाज़बे मेहनत तरीका पैदाइश को इख्तियार करना चाहिए। और जिस मुल्क में सरमाए की बहुतात है उस मुल्क में हमें जाज़बे सरमाया तरीका पैदाइश इख्तियार करना चाहिए। जाज़बे मेहनत तरीका पैदाइश से क्या मुराद है जी, जाज़बे मेहनत तरीका पैदाइश से मुराद है वो तरीका पैदाइश जिसमें बाकी अमलीन पैदाइश के मुकाबले में मेहनत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और जिन ममालिक में मेहनत की बहुतात होगी जैसे पाकिस्तान, भारत और चीन, ये क्या करेंगे, ये अपने मुल्क में जाज़बे मेहनत तरीका पैदाइश को इख्तियार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मजदूर सस्ता है। यहाँ पे मजदूर क्या है, मजदूर सस्ता है। और
बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, जापान वगैरह, वहां पे क्योंकि सरमाया वाफर मिकदार में है तो वहां पे सरमाया सस्ता है। वहां पे क्या सस्ता है? सरमाया सस्ता है, तो वहां पे जाज़बे सरमाया तरीका पैदाइश इख्तियार किया जाएगा। तो अब आते हैं जी इस मॉडल के बुनियादी मफरूजात की तरफ। तो पहला मफरूजा ये भी वही लेता है जी कि तमाम मंडियों में, यानी मेहनत सरमाई की मंडियों में मुकम्मल मुकाबला पाया जाएगा। ये भी यही फर्ज करते हैं जी कि पैदावार के ऊपर कानून इस्तकरार हासिल लागू होगा। ये भी फर्ज करते हैं जी नकलो हरकत के खर्चात बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगे, यानी नकलो हमल के खर्चात क्या हैं? सिफर हैं। और चौथा पॉइंट है हर मुल्क हर शय के तफ़ाइल पैदाइश एक जैसे हैं। हर मुल्क में जो तफ़ाइल पैदाइश हैं, जो तफ़ाइल पैदाइश हैं, प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, वो हर मुल्क में एक जैसा है। तमाम ममालिक का जो तफ़ाइल पैदाइश है एक जैसा है। तमाम ममालिक के पास एक जैसी टेक्नोलॉजी है। और आखिरी है जी कि मुख्तलिफ ममालिक में अमलीन पैदाइश की मुख्तलिफ मकदारें होती हैं। किसी में सरमाया ज़्यादा और किसी में मेहनत ज़्यादा। तो इस नज़रिए को इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल के साथ जाकर आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हायर क्लासेस में। तो यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेसन अख्ताम पजीर होता है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।